नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में बताया था और आज मैं आपको इंट्रोडक्शन टू साइबर क्राइम के बारे में बताने वाली हूँ। आप इसे पढ़ लीजिएगा, मैं आपको इसका मीनिंग समझा देती हूँ। इंटरनेट की शुरुआत 1960 के आसपास हुई थी और इसे केवल वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और रक्षा क्षेत्र के लोगों द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता था। जैसे जैसे इंटरनेट उपयोग बढ़ा, कंप्यूटर अपराध भी बदलने लगे। पहले कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए शारीरिक रूप से तोड़ा जाता था। फिर 1980 के दशक में वायरस का इस्तेमाल करके कंप्यूटर को ख़राब किया जाने लगा। 1996 में जब इंटरनेट आम लोगों के लिए उपलब्ध हुआ तो यह बहुत लोकप्रिय हो गया। लोग इंटरनेट पर निर्भर हो गए और इसका इस्तेमाल करना बहुत आसान हो गया। उन्हें यह जानने की ज़रूरत नहीं थी कि इंटरनेट कैसे काम करता है या उनका डेटा कैसे सुरक्षित रखा जाता है। कंप्यूटर अपराध भी बदल गए। पहले केवल कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने या डेटा को बदलने तक सीमित था, लेकिन अब यह वित्तीय अपराधों में बदल गया है। हर सेकंड लगभग 25 कंप्यूटर साइबर हमले का शिकार होते हैं और 2013 तक 800 मिलियन लोग इससे प्रभावित हुए थे। भारत में 2011 से 2013 के बीच 3,08,371 वेबसाइट हैक की गई थी और हर साल साइबर अपराध से लगभग $160 मिलियन का नुकसान होता है। 2013 और 2014 की एक रिपोर्ट के अनुसार जून 2011 तक भारत में 100 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता थे और यह संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। भारत में लगभग 22 मिलियन ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। अब मैं आपको बताऊंगी कि साइबर क्राइम क्या है। साइबर क्राइम वह अवैध गतिविधि है जिसमें कंप्यूटर या अन्य डिवाइस जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट आदि का इस्तेमाल अपराध करने के लिए किया जाता है। इसे लोग बदला लेने, लालच या मज़े के लिए करते हैं। आप इसे आगे पढ़ लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको इसके प्रकार बताने वाली हूँ साइबर क्राइम के। अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम। साइबर हमलों को दो प्रकार में बांटा जा सकता है। पहला, असंरचित हमले। ये हमले आमतौर पर नौसिखियों द्वारा किए जाते हैं जिसके पास कोई विशेष मकसद नहीं होता। ये लोग इंटरनेट पर उपलब्ध टूल को आजमाते हैं और किसी भी कंपनी के नेटवर्क पर हमला कर देते हैं। दूसरा है संरचित हमले। इसमें ये हमले कुशल और अनुभवी लोगों द्वारा किए जाते हैं जिनके मकसद साफ होते हैं। इनके पास उन्नत टूल और तकनीकें होती हैं और वे बिना पकड़े नेटवर्क में घुस सकते हैं। ये हमले पेशेवर अपराधियों, एक देश द्वारा दूसरे देश पर, राजनीतिज्ञों द्वारा विरोधियों को बदनाम करने के लिए, आतंकवादियों, कंपनियों द्वारा किए जाते हैं। इस पे थोड़ा लॉन्ग में दिया है, मैंने आपको इसका मीनिंग जो है थोड़ा शॉर्ट में समझाया है। अब आगे मैं बताऊंगी। अगला बताऊंगी आपको मैं साइबर क्राइम का संगठनात्मक ढांचा। साइबर अपराध अब कम निवेश, कम जोखिम वाला व्यवसाय बन गया है जिसमें भारी मुनाफा होता है। ये संरचित अपराध अब बहुत संगठित हो गए हैं। इनमें एक औपचारिक संगठन की तरह एक पूर्ण पदानुक्रमिक संगठनात्मक सेटअप है और कुछ तकनीकी क्षमताओं में विकसित देशों के बराबर हो गए हैं। ये हमलावर बड़ी वित्तीय संस्थाओं, रक्षा और परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहे हैं।
और ऑनलाइन ड्रग्स व्यापार में भी लगे हुए हैं। और ये जो आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर टाइप दिख रहा है, इसके अंदर है अपराधी बॉक्स। पहला है अपराधी बॉक्स, ये हमलों का नेतृत्व करता है। सेकेंड है अंडर बॉस, ये अभियान प्रबंधक और चुराए गए डाटा के पुनर्विक्रेता होते हैं। तीसरा है अभियान प्रबंधक, ये हमलों का संचालन करते हैं और डेटा को बेचते हैं। ये संगठन ट्रोजन जैसे अपराध टूलकिट के मालिक होते हैं। वे अपने नेटवर्क के माध्यम से वैध वेबसाइटों में ट्रोजन वितरित करते हैं। आगे है संगठन में सभी लोगों की भूमिकाएं बदलती रहती है और यह अवसर पर निर्भर करती है। अगर एक हैकर किसी संगठन से संवेदनशील डेटा चुरा लेता है तो वह खुद उस डेटा का वित्तीय फ़ायदा उठा सकता है। अगर हैकर के पास तकनीकी विशेषज्ञता है तो वह खुद ऐसा करेगा, वरना वह किसी ऐसे खरीदार को ढूंढेगा जिसे उस डाटा में दिलचस्पी हो और जिसके पास तकनीकी ज्ञान हो। कुछ साइबर अपराधी मांग के आधार पर सेवाएं भी देते हैं। व्यक्ति, संगठन या देश इन साइबर अपराधियों से संपर्क कर सकते हैं ताकि वे किसी संगठन को हैक कर सके और संवेदनशील डेटा प्राप्त कर सके या अपने प्रतिस्पर्धियों पर बड़ा डिनायल ऑफ सर्विस DOS हमला कर सके। ग्राहक की मांग के आधार पर हैकर उनके आवश्यकताओं के अनुसार मेलवेयर, वायरस आदि लिखते हैं। साइबर हमले से प्रभावित संगठन को न केवल वित्तीय नुकसान होता है बल्कि उसकी प्रतिष्ठा भी खराब होती है और इसका फ़ायदा प्रतिस्पर्धी संगठन को होता है। अगला है साइबर क्राइम करने के कारण, मतलब जो क्राइम्स होते हैं उनके कारण बता रही हूँ। साइबर क्राइम के बढ़ने के कई कारण हैं। कुछ मुख्य कारण निम्नलिखित है। पहला है पैसा। लोग जल्दी और आसानी से पैसा कमाने के लिए साइबर क्राइम करते हैं। दूसरा है बदला। कुछ लोग किसी व्यक्ति, संगठन, समाज, जाति या धर्म से बदला लेने के लिए साइबर क्राइम करते हैं। वे उनकी प्रतिष्ठा खराब करने या आर्थिक या शारीरिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यह साइबर आतंकवाद के अंतर्गत आता है। तीसरा है मज़ा। नौसिखिए लोग मज़े के लिए साइबर क्राइम करते हैं। वे नए नए टूल्स का परीक्षण करना चाहते हैं। चौथा है पहचान। यह गर्व की बात मानी जाती है अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक सुरक्षित नेटवर्क जैसे रक्षा साइट्स या नेटवर्क्स को हैक कर ले। पांचवा है गुमनामी। साइबर स्पेस में गुमनाम रहना आसान होता है, इसलिए लोग साइबर क्राइम करने के लिए प्रेरित होते हैं क्योंकि वास्तविक दुनिया की तुलना में साइबर दुनिया में अपराध करना और बच निकलना आसान होता है। गुमनामी का एहसास कई बार सामान्य नागरिकों को अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अपनी नैतिकता छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। छठा है साइबर जासूसी। कभी कभी सरकार खुद साइबर जासूसी में शामिल होती है ताकि वे किसी व्यक्ति, नेटवर्क या देश पर नज़र रख सके। इसका कारण राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक हो सकता है। अगला है मेलवेयर और उसके प्रकार। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन उठता है कि मेलवेयर क्या होता है। इसका पूरा नाम है मालसियस सॉफ्टवेयर। मालसियस सॉफ्टवेयर का संक्षिप्त रूप है। यह बिना यूज़र की अनुमति के कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है और अनवांछित काम करता है। यहाँ कुछ प्रकार के मेलवेयर है। फर्स्ट है एडवेयर। यह मेलवेयर जबरन विज्ञापन दिखाता है। यह पेज को किसी विज्ञापन पेज पर भेजता है या पॉपअप
दिखाता है। अगला है स्पाईवेयर। यह बिना अनुमति के कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है और संवेदनशील जानकारी चुराता है। यह यूज़र की ब्राउजिंग आदतें रिकॉर्ड करता है और रिमोट सर्वर पर भेजता है। और फिर अगला है ब्राउज़र हाईजैकिंग सॉफ्टवेयर। यह मेलवेयर ब्राउज़र की सेटिंग को बदलता है और लिंक्स को अनचाही साइट्स पर भेजता है। फिर अगला है ये वायरस। यह वायरस की तरह यह कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए लिखा जाता है। यह फाइलें डिलीट कर सकता है, कंप्यूटर की मेमोरी भर सकता है और कंप्यूटर को धीमा कर सकता है। अगला है वॉर्म्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1.3.5 पे। यह वायरस की तरह होते हैं लेकिन खुद को फैला सकते हैं। इन्हें नेटवर्क के माध्यम से फैलने के लिए मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। अगला 1.3.6 है ट्रोजन हॉर्स। यह उपयोगी सॉफ्टवेयर का नाटक करके कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है। यह कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है और रिमोट कंट्रोल के लिए बैकडोर बनाता है। यह बॉटनेट का हिस्सा बन सकता है जिसे हैकर कंट्रोल करते हैं। ये मेलवेयर कंप्यूटर के प्रदर्शन को ख़राब कर सकते हैं। ये सभी जो भी आपको मैंने अभी प्रकार बताए, ये मेलवेयर कंप्यूटर के प्रदर्शन को ख़राब कर सकते हैं और संवेदनशील जानकारी चुरा सकते हैं। अगला है स्केयरवेयर। इंटरनेट ने हमारे बातचीत, खरीदारी, खेलने आदि का तरीका बदल दिया है। यहाँ तक कि अपराधी लोगों को उत्पादन के लिए कैसे लक्षित किया जाता है यह भी बदल गया है। इंटरनेट सर्फिंग करते समय अचानक स्क्रीन पर एक पॉपअप अलर्ट आ जाता है तो उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में खतरनाक वायरस, स्पाईवेयर आदि की मौजूदगी की चेतावना देता है। उपाय के रूप में संदेश यह सुझाव देता है कि उपयोगकर्ता पूर्ण पेड वर्जन को डाउनलोड करें। यह उपयोगकर्ता डाउनलोड करने के लिए आगे बढ़ता है तो एक घातक कोड जिसे स्केयरवेयर कहा जाता है होस्ट कंप्यूटर में डाउनलोड होता है। यह होस्ट कंप्यूटर को जब्त कर देता है। जब तक रोसम नहीं दिया जाने पर यह कोड ना तो अनइंस्टॉल किया जा सकता है और न ही कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकता है। नीचे एक स्केयरवेयर का नमूना संदेश दिखाया गया है। उसे आप ये जो मैसेज है उसका एग्जाम्पल दिखा गया है, आप इसे देख सकते हैं। अगला है काइंड्स ऑफ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम कई प्रकार के होते हैं। नीचे कुछ प्रमुख साइबर क्राइम के प्रकार दिए गए हैं। पहला है साइबर स्टॉकिंग। इंटरनेट या कंप्यूटर का उपयोग करके किसी का पीछा करना, परेशान करना या धमकाना। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को बदनाम करना हो सकता है। इसके लिए ईमेल, सोशल नेटवर्क, इंस्टेंट मैसेजेस, वेब पोस्टिंग आदि का उपयोग किया जाता है। इसमें झूठे आरोप, धमकियां, नाबालिगों का यौन शोषण, निगरानी आदि शामिल है। अगला है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। 1.4.2 पे आप देख सकते हैं। नाबालिग 18 वर्ष से कम उम्र की यौन क्रियाओं में संलग्न छवियों या वीडियो का संग्रह करना। अगला है 1.4.3 पे जालसाजी और नकली दस्तावेज। कंप्यूटर का उपयोग करके दस्तावेजों की जालसाजी और नकली दस्तावेज बनाना आधुनिक हार्डवेयर और
सॉफ्टवेयर की मदद से दस्तावेज के जैसे दिखने वाले नकली दस्तावेज प्रभावित हो गया है। अगला है 1.4.4 पे सॉफ्टवेयर पायरेसी और IPR से संबंधित अपराध। सॉफ्टवेयर पायरेसी का मतलब है सॉफ्टवेयर की अवैध प्रतिलिपि बनाना और वितरण करना। यह IPR उल्लंघन के तहत आता है। इसके अलावा गाने डाउनलोड करना, फिल्में डाउनलोड करना आदि भी IPR उल्लंघन के अंतर्गत आते हैं। 1.4.5 पे है साइबर टेररिज्म यानी कि साइबर आतंकवाद। कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करके सरकार, नागरिकों या उनके किसी हिस्से को राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए धमकाना या डराना। अगला है फिशिंग। ईमेल के माध्यम से व्यक्तिगत और संवेदनशील जानकारी प्राप्त करना। फिशिंग का उद्देश्य पहचान की चोरी होता है और उसमें उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर आदि की चोरी की जाती है। यदि पहचान की चोरी के लिए फ़ोन का उपयोग किया जाता है तो उसे विशिंग कहते हैं। MMS का उपयोग किया जाता है तो उसे स्मिशिंग कहते हैं। अगला है कंप्यूटर वैंडलिज्म। भौतिक बल या दुर्भावनापूर्ण कोड का उपयोग करके कंप्यूटर संसाधनों को नष्ट करना। अगला है कंप्यूटर हैकिंग। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को उस उद्देश्य के लिए संशोधित करना जो निर्माता का मूल उद्देश्य नहीं था। हैकिंग का उद्देश्य तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन, जानकारी चोरी करना, बदलना या नष्ट करना हो सकता है। अगला है हैकर्स के प्रकार। कई प्रकार के होते हैं, तो इसमें सबसे पहले है वाइट हैट। ये सिस्टम की सुरक्षा कमजोरियों को ढूंढते हैं और संगठनों को सूचित करते हैं ताकि सुरक्षा उपाय किए जा सके। इन्हें एथिकल हैकर्स भी कहा जाता है। सेकंड है ब्लैक हैट। ये सिस्टम को बुरी मंशा से हैक करते हैं। इनका उद्देश्य सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक लाभ के लिए होता है। इन्हें क्रैकर्स भी कहा जाता है। अगला है ग्रे हैट। ये सुरक्षा कमजोरियों को ढूंढते हैं और साइट व्यवस्थापकों को सूचित करते हैं और सुरक्षा बग को ठीक करने के लिए परामर्श शुल्क की पेशकश करते हैं। अगला है ब्लू हैट। ये कंप्यूटर सुरक्षा परामर्श फर्मों के बाहर के लोग होते हैं जो सिस्टम को लॉन्च से पहले बग टेस्ट करते हैं ताकि कमजोरियों को बंद किया जा सके। यह सभी प्रकार के साइबर क्राइम हमारी सुरक्षा और गोपनीयता के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं और इनसे बचने के लिए सतर्क रहना जरूरी है। अगला है क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वायरस ओवर इंटरनेट। वायरस फैलाने से किसी संस्था को आर्थिक नुकसान हो सकता है। यह नुकसान सिस्टम को ठीक करने, व्यावसायिक रुकावट के समय की लागत और अवसरों के नुकसान के रूप में हो सकता है। अगर हैकर पकड़ा जाता है तो संस्था उसे नुकसान की भरपाई के लिए मुकदमा कर सकती है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। अगला है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। इसमें किसी विश्वसनीय वेबसाइट में खराब स्क्रिप्ट डाल दी जाती है। जब ब्राउज़र इस स्क्रिप्ट को चलाता है तो यह स्क्रिप्ट कुकीज़ और संवेदनशील जानकारी को चुरा कर दूरस्थ सर्वर पर भेज देती है। अगला है ऑनलाइन एक्शन फ्रॉड यानी कि ऑनलाइन नीलामी
धोखाधड़ी। कई वेबसाइट्स ऑनलाइन नीलामी कराती है। कुछ साइबर अपराधी इनकी प्रतिष्ठा का फ़ायदा उठाकर ग्राहकों को धोखा देते हैं, जिससे या तो ज़्यादा कीमत वसूल की जाती है या फिर भुगतान के बाद सामान नहीं भेजा जाता। अगला है साइबर स्क्वाटिंग। यह किसी और के ट्रेडमार्क का डोमेन नाम आरक्षित कर लेना और फिर उसे उस संस्था को अधिक कीमत पर बेचने का प्रयास करना है। इसमें एक टॉपिक मेंशन नहीं होगा शायद, मेरे अपने हिसाब से मैं इसको बता रही हूँ। एक प्रकार का भी हैकर होता है जिसे कहते हैं लॉजिक बम। ये वैध सॉफ्टवेयर में डाले गए खराब कोड होते हैं जो किसी विशेष स्थिति में सक्रिय हो जाते हैं और सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। ये भी एक साइबर क्राइम का प्रकार है। और फिर आगे है वेब जैकिंग। हैकर किसी संस्था की वेबसाइट पर कब्जा कर लेता है या उसे बदल देता है। जैसे हाल ही में पाकिस्तानी हैकर्स ने भारतीय शिक्षण संस्थानों की वेबसाइट पर पाकिस्तानी झंडे की एनिमेशन दिखाई थी। ये उदाहरण इन्होंने पहले का दिया है। फिर आगे है इंटरनेट टाइम चोरी। किसी के इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP के यूज़र नेम और पासवर्ड को चुराकर उसके खर्चे पर इंटरनेट चलाना इंटरनेट टाइम चोरी कहलाता है। अगला है सेवा निषेध हमला। इस हमले में नेटवर्क को बेकार ट्रैफिक से भर दिया जाता है, जिससे सही ट्रैफिक नेटवर्क तक नहीं पहुंच पाता है और नेटवर्क ठप हो जाता है। अगला है सलामी अटैक। यह हमला छोटे छोटे हिस्सों में होता है जो मिलकर बड़ा हमला बन जाते हैं। जैसे किसी के ऑनलाइन बैंक खाते में धीरे धीरे छोटी रकम निकालना ताकि खाता धारक को पता न चले। उदाहरण के लिए हर बार 10,000 रुपये से कम की रकम निकालना, क्योंकि इतनी छोटी रकम की निकासी रिपोर्ट नहीं होती। धीरे धीरे ये छोटी रकम मिलकर बड़ी रकम बन जाती है। अगला है डेटा डिडलिंग। यह कंप्यूटर सिस्टम में डेटा डालने से पहले उसमें बदलाव करने का काम है। जैसे किसी कर्मचारी के वेतन डेटा में बदलाव करके उसकी सैलरी बदलना और फिर सही डेटा वापस डाल देना। इससे गलत सैलरी खाते में जाती है और बाद में सही डेटा रिपोर्ट में दिखाता है। लास्ट है ईमेल स्पूफिंग। इसमें ईमेल के हेडर ऊपर का हिस्सा की जानकारी बदल दी जाती है ताकि असली स्रोत का पता न चले। इससे रिसीवर को लगता है कि ईमेल किसी और ने भेजी है, जबकि असली स्रोत कुछ और होता है। ये साइबर क्राइम के कुछ उदाहरण थे जिनमें हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहना ज़रूरी है। और क्योंकि ये जो हैकर होते हैं ये हमारा डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। आज इतना ही। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी अगली वीडियो में साइबर सिक्योरिटी टेक्निक्स के बारे में। तब तक आप इस सब को समझिए और धन्यवाद।